नौजवान, अरे नौजवान तेरी बेड़ी आ रही है टूट, क्रांति का नया कदम बढ़ा, क्रांति का नया कदम बढ़ा। अरे नौजवान, अरे नौजवान, अरे नौजवान तेरी बेड़ी आ रही है टूट, क्रांति का नया कदम बढ़ा, क्रांति का नया कदम बढ़ा। बढ़ रहा है आज तेरा कारवां, सर झुका रहा जमीन को आसमान। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय विकल्पवाणी की टीम दिल्ली के जंतर मंतर पर है। मेरे इस साइड आप देखेंगे एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन के मेन बैनर पर लिखा है NEP 2020 और NCF 2023 को खारिज करो। आज हम इनसे जानने आए हैं क्यों ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, पहला। दूसरा, इनके बोर्ड पर लिखा हुआ है कि शिक्षा का बाजारीकरण रुकना चाहिए, क्यों रुकना चाहिए। इन्हीं सवालों को लेकर विकल्पवाणी टीम यहाँ पहुंची है, इनसे बातचीत करेगी, इनसे समझने की कोशिश करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। पहला सवाल तो मेरा ये है, 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब लागू हुई थी तो मोदी गवर्नमेंट ने ये कहा था कि ये जो विश्व का सेंटर बन जाएगा एजुकेशन में, फिर आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? बात यह है ना कि कोई भी शिक्षा नीति होती है, अगर आप उसको उस शब्द को तोड़ के देखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, समझ में आता है कि देश को पढ़ाने की नीति कैसी होगी। लेकिन अगर आप इस नीति को देखें तो ये नीति वास्तव में एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ये एक्सक्लूजन पॉलिसी है। शिक्षा नीति से आप उम्मीद करते हैं कि वो बताएगी कि पढ़ने के 50 तरीके हैं। ये शिक्षा नीति जो मोदी सरकार लेके आई है, ये ऐसे 50 तरीके बताती है कि शिक्षा छोड़नी कैसे है। ये कहते हैं कि वोकेशनल स्टडीज़ है, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ और कोर्स करिए। जैसे उसमें उदाहरण दिया हुआ है कि कुम्हार का कोर्स करिए, बढ़ईगिरी का कोर्स करिए। सोचने वाली बात यह है कि आज की तारीख में ये कोर्सेज किस काम के हैं। एक समान एजुकेशन का हब बनेगा, लेकिन किसके लिए? हम लोग गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला के स्कूल्स का, यूनिवर्सिटीज का प्राइवेटाइजेशन करने की बात करती है। तो एजुकेशन हब तो बनेगा, एजुकेशन बिकाऊ होगा, लेकिन किसके लिए होगा? कौन खरीद पाएगा? जिस तरीके से यूनिवर्सिटी फंड कट करके लोन को बढ़ावा दे रही है कि अब यूनिवर्सिटीज UGC से लोन ले और उसके बाद अपना जो है अपना पढ़ाई लिखाई चलाए। एक बात बताइए, जो ब्याज पे यूनिवर्सिटीज लोन ले रही हैं, उनको चुकाएगा कौन? किसकी जेब से उसका पैसा जाएगा? जाहिर सी बात है, जो वहाँ पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं उनकी जेब से पैसा जाएगा। आप देखिए कि जो सरकारी यूनिवर्सिटियाँ, कुछ यूनिवर्सिटी हमारे देश में बने थे आज़ादी के बाद से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पिछले साल 350% का फीस बढ़ा है अलग अलग UG के कोर्स में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 400% बढ़ा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहाँ पे हमारे साथी पढ़ते हैं, वहाँ पे PhD में 25,000% फीस बढ़ाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब से NEP 2020 आया है, शिक्षा किसके लिए हब बना है। अगर सरकारी यूनिवर्सिटियों में अगर फीस वृद्धि होते रहेगी तो कौन आके पढ़ पाएगा यूनिवर्सिटियों में। नई शिक्षा नीति के अंदर जो सार्वजनिक फंड से चलती थी, सार्वजनिक विश्वविद्यालय जो अनुदान के आधार पे, UGC के ग्रांट के आधार पे चलाई जाती थी, अब उसको लोन के आधार पे चलाने की बात हो रही है। और हेफा के अंदर, हेफा में जो इस देश के कॉरपोरेट का पैसा होगा उससे लोन लेकर के यूनिवर्सिटी चलाने की बात हो रही है। और हम वो देख रहे हैं कि जगह जगह फ़ी हाइक हो रहे हैं, 10 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसे फ़ी हाइक हो रहे हैं। ये चूँकि लोन के आधार पे चलाने की कोशिश हो रही है, इस वजह से हो रहे हैं। एक्चुअली एजुकेशन का हब ये हमारे देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए बनेगा। सीधी बात ये, आप देखिए कि ये जो पॉलिसी जब आई तो इसमें हमारे देश के जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं उनका पैसा लगा हुआ है। बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं, बड़े बड़े मतलब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी इसके अंदर शामिल हो रही हैं, वो भी आ रही हैं। तो ये वो पैसा बनाने के लिए आ रही हैं, कोई वो समाज सेवा करने के लिए नहीं आ रही हैं। मतलब पूरा एजुकेशन का निजीकरण कर रहे हैं, सरकारी शिक्षा को खत्म कर रहे हैं और प्राइवेट शिक्षा को ये बढ़ावा दे रहे हैं इस नीति के तहत। इसलिए इस नीति का हम लोग विरोध कर रहे हैं। एक बात है, यहाँ पे कह रहे हैं कि
एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? जहाँ जहाँ पे शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल में, हम जानते हैं कि 90 के दशक से पूरे तरीके से शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हुआ है। अगर आज के दिन में आपको अपने बच्चे को इंजीनियरिंग में भेजना है तो क्या कोई साधारण परिवार का इंसान 2.5 लाख 3 लाख रुपए का लोन ना लेके बच्चे को पढ़ने भेज सकता है? नहीं भेज सकता है। बाजारीकरण से हो क्या रहा है, इसका एक उदाहरण देखिए। आप गूगल खोलिए और उस पर लिखिए अशोका यूनिवर्सिटी फीस स्ट्रक्चर। वहाँ पे 4 साल के ग्रेजुएशन का फीस 44 लाख रुपए है। यहाँ बना के नहीं बोल रहा हूँ, आप गूगल कर सकते हैं, जब पहला सर्च आएगा उसमें वही है। जब आप शिक्षा के बाजारीकरण का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं आप शिक्षा को सीमित कर देते हैं उस तबके के लिए जो पैसा दे के शिक्षा खरीद सकता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा को बेचने की जो कोशिशें सरकार कर रही है, इन कोशिशों के खिलाफ बोला जाए। इसलिए निजीकरण और बाजारीकरण के खिलाफ संघर्ष छेड़ने की ज़रूरत है। अभी एक चीज़ देखिए, मैंने अपनी डॉक्टरेट की, मैं गांव का रहने वाला एक गरीब किसान का बेटा हूं, तो मैं इसलिए कर पाया कि मेरी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसका जो फीस है वो 3,000 रुपीज़ है, उसका 6 साल का हमारा। तो उसकी वजह से मैं ये अपनी डॉक्टरेट पूरी कर पाया। एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो देश में चल रहे हैं, वहाँ जो डॉक्टरेट की फ़ीस है 80 to 90,000 जो है वो उसका 1 साल का फीस है। तो अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं कभी भी डॉक्टरेट नहीं कर पाता। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आम छात्र नौजवान इस देश के। जो गरीब तबके से आने वाले लोग हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से आने वाले लोग हैं, वो नहीं पढ़ पाएंगे जिंदल में, वो नहीं पढ़ पाएंगे लाखों की फीस में अमेठी में अशोका में, वो नहीं पढ़ पाएंगे। और ये सरकार प्राइवेट संस्थानों का प्रचारक बन के रह गई है। आप देखिए बजट में जो है जितने संस्थान का नाम इन्होंने लिया सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ खोलने के बजाय प्राइवेट यूनिवर्सिटी का प्रचार आप बजट से करेंगे, ये तो बेशर्मी की हद है। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन होगा इस दौर में। हम जानते हैं कि कितना कम आय वर्ग के लोग इस देश में 80% 90% लोग हैं। आप 80 करोड़ लोगों को अनाज मुहैया करा रहे हैं, आप ही कह रहे हैं। तो क्या वो 80 करोड़ लोगों के बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने? उस यूनिवर्सिटी में जा पाएंगे? आपने भी लिखा हुआ है सबको एक शिक्षा एक समान होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में जो जीडीपी का 3.1% ही एजुकेशन पर लगाया जा रहा है। क्या इतने कम बजट में सभी को एजुकेशन मिल जाएगा या सरकार पे पैसा नहीं है? देखो, थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो जब कोठारी आयोग बना था 1964 के अंदर, तब उन्होंने कहा था कि जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पादन है, उसका 6% शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। तब से लेके आज तक कम से कम 3 या 4 आयोग बने और सब आयोगों ने ये कहा कि हम मतलब शिक्षा को समान करेंगे और शिक्षा का बजट बढ़ाएंगे। पर तब से लेके आज तक शिक्षा का बजट घटता गया है। अभी वो 3 पॉइंट से भी कम आ गया शिक्षा बजट। जब हमारे देश के अंदर शिक्षा पे पैसा ही नहीं लगाया जा रहा है तो आप कैसे शिक्षा दे सकते हैं? ये हर सरकार का काम रहा है कि शिक्षा बजट का कटौती करना, और इसलिए कटौती करना ताकि प्राइवेट खिलाड़ी इसके अंदर शामिल हो सके। अगर वो सरकार अच्छी शिक्षा देगी या सरकार मतलब सस्ते में शिक्षा देगी तो प्राइवेट खिलाड़ी का दाल नहीं गलेगी, प्राइवेट खिलाड़ी इसमें नहीं आएंगे। इसलिए इन्होंने जानबूझकर शिक्षा पे कटौती करना शुरू कर दिया। दुनिया भर में समान शिक्षा है, कई देशों में समान शिक्षा व्यवस्था है, लेकिन हमारे देश के नेता मतलब शासक वर्ग है वो कहते हैं कि समान शिक्षा करते करते नई ईपी में नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर वो ड्रामा भी उन्होंने करना छोड़ दिया जो 1964 में कहते थे कि समान शिक्षा होनी चाहिए। कि बजट का मिनिमम कम से कम 10% हिस्सा जो है शिक्षा पे होना चाहिए। अब तो महंगाई बढ़ रही है, अब उसकी लिमिट को भी बढ़ाना चाहिए, 10 से भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि 100 में 3 रुपया खर्च कर रहे हैं, उसमें भी आप लगातार कटौती कर रहे हैं। 3.23 था, अब वो 3.1 हो गया, लगातार वो कटौती हो रहा है। तो ये तो साफ साफ दिखा रहा है कि आप जो है बजट कट कर रहे हैं और बजट कट से आम छात्रों का वो होगा, इससे विश्वगुरु नहीं बनने वाला है देश। फिर सवाल यही उठता है कि क्या सरकार पे एजुकेशन पे डालने के लिए पैसा नहीं है? नहीं, किसने कहा? सरकार के पास बहुत पैसा है। हमारे देश के पूंजीपति अगर देखा जाए तो दुनिया के टॉप 10, 15, 150 मतलब पूंजीपतियों के बीच में आते हैं। दूसरी बात यह है, पिछले 10 सालों में इन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्होंने पूंजीपतियों के पैसे माफ़ किए हैं।
इनको नया संसद बनाने के लिए बहुत सारा पैसा है। जो 20,000 करोड़ का बजट था बाद में 50,000 करोड़ से भी ऊपर चला गया वो बजट। तो ऐसे इनके पास बहुत पैसा है हमारे देश के सरमाएदारों मतलब सरकार के पास, पर वो पैसा हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम पे खर्च नहीं करना चाहते हैं। वो पैसा जो हमारे देश के मतलब मजदूर किसानों और देश के लोगों से टैक्स के बतौर इस्तेमाल किया जाता है, लिया जाता है, वो पैसा हमारे देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों को उनका कर्जा माफ़ करने के लिए दिया जाता है। अगर हमारे देश में पैसा नहीं होता तो इतने सारे जो पूंजीपति भाग रहे हैं, पैसा ले लेके भाग रहे हैं देश से, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? जो बट्टे गट्टे का जो पैसा माफ़ किया जा रहा है, 20 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा माफ़ किया गया, वो पैसा किसका पैसा था? तो पैसा बहुत है हमारे देश के अंदर, पर उस पैसे पे जो कंट्रोल है हमारे देश के बड़े बड़े सरमाएदार टाटा, बिरला, अंबानी, ऐसे सिर्फ 150 घराने हैं जिनके जो कंट्रोल करते हैं पूरे इकोनॉमिक को, पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरे संसद को, पूरे राजनीतिक सिस्टम को। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आज के दौर में किस तरह का एजुकेशन पॉलिसी चाहिए जिससे तमाम बच्चों को समान एजुकेशन मिल पाए? तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि समान स्कूल सिस्टम जो कोठारी कमीशन बोला था कि केजी से पीजी तक सबको मुफ्त शिक्षा दिया जाए, ये लागू करना चाहिए। और जिस तरीके से जो फॉरेन यूनिवर्सिटियों को अभी बोला जा रहा है कि वो भी अपना कैंपस इंडिया में खोल सकते हैं अपने मुनाफे के लिए, उनको बंद करके सरकारी खर्चा को बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारे देश के नौजवान अच्छे यूनिवर्सिटियों में जा सके और आगे चल के इस तरीके की नौकरियां इधर बने जिसके लिए 132 रुपये दिहाड़ी पे लोग को काम नहीं करना पड़ेगा। देखिए, आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत करने वाला शिक्षा नीति लेके आना चाहिए, उसको कमज़ोर करने वाला नहीं। तो अगर सार्वजनिक शिक्षा की हालत बदतर हुई है तो इन सरकारों की ही देन है। और इसीलिए हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आज जितनी सरकारी विश्वविद्यालय हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, उसमें पढ़ाई बेहतर हो, उसमें शिक्षक नियुक्त किए जाए, क्लासरूम बनाए जाए, लैब लेबोरेटरी की व्यवस्था हो, बुक्स लाए जाएं, नए शोध संस्थान खोले जाएं। वो सरकारी विश्वविद्यालय को ठीक करने की, सरकारी स्कूल को ठीक करने की, उसमें पर्याप्त शिक्षक देने की ज़रूरत है। अगर दो टूक बात करें तो ऐसी शिक्षा चाहिए जो सबको एक नज़र से देखती हो, जो दोहरी शिक्षा ना हो। एक ही एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए और पूरा फंड राज्य करना चाहिए। हमारे देश की जो राज्य व्यवस्था है, इंडियन स्टेट है, वो पैसा देना चाहिए पूरे इस सिस्टम को चलाने के लिए, शिक्षा देने के लिए। तभी जाके हम सबको समान शिक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं, सबको समान शिक्षा दे सकते हैं। दोस्तों, अभी आप लोगों ने इस प्रदर्शन में आए छात्रों की बातों को सुना, उनके लीडरों की बातों को सुना। इनकी बातों से बहुत कुछ समझ में आया। पहला तो ये कि किसी भी देश को विश्वगुरु बनाना है या मजबूत बनाना है, आर्थिक तौर पर या मस्तिष्क के तौर पर, यानी मानसिक तरीके से, तो उसके लिए बहुत ज़रूरत है कि एजुकेशन और हेल्थ को मजबूत किया जाए। इसीलिए ज़रूरी है कि एजुकेशन को मजबूत करने के लिए और हेल्थ को मजबूत करने के लिए जीडीपी का बड़ा हिस्सा एजुकेशन और हेल्थ पे लगाया जाए। आज एजुकेशन की बात हो रही है तो मैं एजुकेशन पे ही फोकस करूँगा। एजुकेशन में आज के दौर में हम देखें जीडीपी का 3.1 पैसा ही एजुकेशन पे लगाया जा रहा है। इतने कम पैसे में सभी बच्चों को समान एजुकेशन नहीं दिया जा सकता। इसका यह मतलब है कि सरकार का जो जिम्मेदारी बनती है सभी बच्चों को एजुकेशन निःशुल्क देने की, उससे वो पीछे हटना चाहती है और एजुकेशन के अंदर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना। और जैसा इन नौजवानों ने बताया, जब प्राइवेट खिलाड़ी एजुकेशन सेक्टर में आएगा तो उसका पहला और अंतिम ध्येय होगा कि वो किसी भी तरीके से एजुकेशन से ज़्यादा मुनाफा कमाए। जब वो ज़्यादा मुनाफा कमाएगा तो इसका मतलब है जो 80 करोड़ जनता जिसका दावा सरकार कह रही है कि हम उसको 5 किलो अनाज दे रहे हैं, क्या वो इतनी महंगी एजुकेशन ले पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका मतलब है कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो सभी बच्चों को निःशुल्क केजी टू पीजी सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन मुहैया कराए, और ये राज्य का कर्तव्य है। ये संवैधानिक तौर पर नियुक्ति करना पड़ेगा, संवैधानिक तौर पर ये लिखना पड़ेगा कि किसी भी आधार पर एजुकेशन को बाजारीकरण नहीं बनाया जा सकता। किसी भी आधार पर किसी बच्चे को एजुकेशन से महरूम नहीं किया जा सकता। इसीलिए ज़रूरी है कि एजुकेशन पे सरकार पैसा डाले और इसको जन्मसिद्ध अधिकार के तौर पर सुनिश्चित करे, इसको गारंटी दे संवैधानिक तौर पर, ताकि राज्य और सरकार किसी भी सूरत में किसी भी बच्चे को एजुकेशन से महरूम ना कर पाए।
इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।